नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं पूर्व आईएएस हूँ मध्य प्रदेश कैडर का। और भाई साहब, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ कृषि और देश में औपनिवेशिक समय से जो खाद्य की स्थिति बनकर आज हमारे सामने आई है, आज इस पर कुछ चर्चा करेंगे। पश्चिम और औपनिवेशिक ताकतों ने हमेशा विज्ञान का उपयोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और शोषण के टूल के रूप में किया। और हमेशा ये उनके नैरेटिव का हिस्सा रहा कि सांस्कृतिक रूप से और रेस की दृष्टि से वे उत्कृष्ट थे, और फिर उपनिवेश वाले लोग या भारत की संस्कृति और वहाँ के प्रैक्टिसेस, ये सभी हीन और इन्फीरियर थे। इस नैरेटिव को बढ़ाने के लिए उन्होंने लंबे समय से कभी लिटरेचर का उपयोग किया, मीडिया का उपयोग किया, बॉलीवुड का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कई प्रकार के अचीवमेंट्स को उन्होंने शोकेस किया। और ऐसा कर उन्होंने विज्ञान को शोषण के टूल के रूप में विस्तारित किया और अपने लिए भरपूर उसका उपयोग किया। हम कृषि की बात करें तो हम जिसको आधुनिक कृषि कहते हैं, वह जिस विज्ञान पर आधारित है उसमें उन्नत बीजों की बात होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाई गई उन बीजों की बात होती है जो ज़्यादा उत्पादन देते हैं। लेकिन उन बीजों के साथ जो परिस्थिति बनती है, इन बीजों को हम अपने पारंपरिक बीजों की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिनसे हर नए साल के लिए, नए फसल के लिए बीज बनता था। हमें हर बार नए बीज, ये ज़रूर कुछ अच्छे पैकेट्स में पैक होते हैं, अच्छी तस्वीरें होती है, और ये बीज बड़े महंगे होते हैं। सिर्फ महंगे ही नहीं होते हैं, इस कृषि के लिए हमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र लगता है, पेस्टिसाइड लगता है, वीडिसाइड लगता है, इंसेक्टिसाइड जैसी बहुत सारी चीज़ें। और ये तमाम चीज़ों का उत्पादन भी वही बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है। इस तरह से कृषि में आदान, या जिसको इनपुट कहते हैं, वो महंगा होता जाता है, बढ़ता जाता है। और आखिरकार हमारे किसानों के पास बचता कितना है? तो ये एग्रीकल्चर भी अब बहुत कुछ पूंजी आधारित है, कैपिटल इंटेंसिव काम हो गया, और इसका सारा फ़ायदा वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ले जाती है और किसान के हाथ में जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा बच जाता है। इन बीजों से जो कृषि होती है उसके लिए पानी भी बहुत लगता है, सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इंदौर के आसपास के तहसीलों में हमने देखा है, वो महू हो, देपालपुर या सांवेर हो, वहाँ पे एक समय था कि सोयाबीन का बड़े स्तर पे उत्पादन हो रहा था, और ये उत्पादन करने के लिए उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी। क्योंकि शुरू में सोयाबीन के उत्पादन से किसानों को अच्छा पैसा मिला, तो उस पैसे का इस्तेमाल और ज़्यादा बोर कराने में की। ऐसे ऐसे गांव देखा है जिसमें 2,500 हज़ार बोर एक गांव में है, और 15-20 सालों के बाद ज़मीन के नीचे का पानी खिसक के इतना नीचे चला गया कि सारे बोर फेल हो गए। मजबूरी में उनको सोयाबीन की खेती भी बंद करनी पड़ी। और अब हम देखें कि अब वहाँ सिंचाई की आवश्यकता होगी तो दूर से कहीं से पानी लाने की आवश्यकता होगी, कोई डैम बनाया जाएगा या बड़ा रिजर्वायर बनाया जाएगा, फिर करोड़ों रुपए शासन के लगेंगे। तो आखिर ये जो मॉडर्न पश्चिम विज्ञान के आधारित जो कृषि आई है, इससे हमें कितना हासिल हुआ और क्या मिला? इन पेस्टिसाइड से और भी कई दुष्परिणाम हैं। एक तो ये हमारे मिट्टी के खुद की उर्वरा शक्ति को कम करती है। मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो न सिर्फ हवा के नाइट्रोजन को हमारे लिए नाइट्रोजन उर्वरक में बदलते हैं, बल्कि मिट्टी में कार्बनिक क्षमता बढ़ाते हैं
ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी होती है। लेकिन इस पेस्टिसाइड और वीडीसाइड के चक्कर में हमारी मिट्टी कमज़ोर होती जा रही है और बहुत जगह तो मिट्टी कुछ रेत और अनऑर्गेनिक चीज़ों का एक मीडियम बस बच गया है, जिसको स्केलेटन सॉइल भी कहते हैं। यह कंकाल के रूप में भी कई जगह परिणत हो गया है, जो बहुत ही दुखद स्थिति है। इतना ही नहीं, ये पेस्टिसाइड जब अनाज के साथ मिलके या जो हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है तो फिर वो हमारे शरीर में पहुंचता है और हम बहुत बड़ी मात्रा में इन रसायनों का सेवन कर रहे होते हैं और फिर कई प्रकार की बीमारियां आती है, उसमें कैंसर एक प्रमुख है। फिर उस कैंसर के इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल बनाना और विदेशों से दवाइयाँ लाना, मशीनें लाना, फिर से वो कुचक्र चलता है जिसका फ़ायदा बहुराष्ट्रीय और पश्चिम के कंपनियों को होता है। ये अनवरत सिलसिला चलता रहता है। आखिर खाना हम जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए खाते हैं। अगर उसमें इतना रसायन होगा तो क्या होगा? इसके दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। कुछ डॉक्टर दबे जुबान से कहते हैं, कई साइंटिस्ट खुल के इस पे बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये पूरा जो कॉकस है उस पे पश्चिमी तंत्र का भारी उस पे उनकी पकड़ है और उन पे निर्भरता भी है। खाद्य की बात करें तो कभी हमारे पास क्या वैरायटी ऑफ फूड होता था। हम दसियों प्रकार के अनाज खाते थे, दसियों प्रकार के दाल का सेवन करते थे। सभी की अलग अलग गुणवत्ता थी और उस समय ना तो इन पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता था, तो इतनी बीमारियां भी नहीं थी। ये कोई पुरानी बात नहीं है, कुछ सालों पहले की बात है। अभी भी बड़े सम्मान के साथ हमारे बुजुर्ग ये बात हमें बताते हैं। लेकिन पश्चिम का नैरेटिव हम कौन सा अनाज खा रहे हैं इसी को नहीं सीमित कर रहा है, बल्कि हम क्या और कैसे खा रहे हैं। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में मैकडोनाल्ड और KFC के प्रोडक्ट्स कितना आकर्षित कर रहे हैं हमारे युवाओं को। पूरी की पूरी पीढ़ी ने अपने पारंपरिक भोजन को हीन समझ लिया, इन्फीरियर समझ लिया। हमारे यहाँ हर 10-20 किलोमीटर पे खाना बदलता रहा है और 100-200 किलोमीटर जाए तो फिर तो खाने की वैरायटी बिल्कुल ही बदलती है। हमारे देश में 1000 से कम व्यंजन नहीं है, एक से एक स्वादिष्ट। लेकिन ये जो ब्रांडिंग का चक्कर है और प्रचार प्रसार का युग है, उसने हमें बहुत कमज़ोर किया है। हमारे सोचने समझने की क्षमता को उसने सीमित किया है। अब हम जरा आकलन करें कि हमारे पास जब वैरायटी ऑफ फूड्स थे, कई प्रकार के व्यंजन और अनाज थे, तब हम ज़्यादा संपन्न थे या अब हैं? खाने में हम शाकाहारी की बात कर रहे हैं, मांसाहारी की भी बात करें तो पोल्ट्री और फिशरीज़ के माध्यम से बहुत बड़े डोज में एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में पहुंच रहा है। और कई डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि पोल्ट्री और फिशरीज़ में 3rd और 4th जनरेशन के एंटीबायोटिक्स का उपयोग हो रहा है और जो हमारे शरीर में पहुंच रहा है उस खाद्य सामग्री के माध्यम से, और इससे सामान्य किस्म के एंटीबायोटिक के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोध, रेसिस्टेंस पैदा होता है और उनका असर नहीं होता है। तो हम बैठे बिठाए अपने को कमज़ोर कर रहे हैं और अब हम अपने को डिपेंडेंट बना रहे हैं। निर्भरता हमारी बढ़ रही कि अब 5th जनरेशन का एंटीबायोटिक्स आएगा और पश्चिम उसकी खोज करेगा और बना के लाएगा, फिर हमारे यहाँ अपने एडवर्टाइजमेंट और नैरेटिव के माध्यम से हमें बेचेगा। हमें अंततः अपने पारंपरिक ज्ञान और अपनी चीज़ों, अपनी समृद्ध परंपरा की ओर मुड़ना होगा। वो पारंपरिक खेती हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, वैरायटी ऑफ फूड जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उस ओर जाना पड़ेगा
और ये हम अपने ज्ञान को ये पश्चिम के विज्ञान से कमतर ना आके सामान्य जीवनचर्या के लिए जो चीज़ें हजारों साल तक, लाखों सालों से जिसने हमें आगे बढ़ाया था, हमारे संस्कृति और हमारी सभ्यता को बरकरार रखा था, हमें उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। अगर हमें संवहनीय तरीके से रहना है, पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी पे हजारों जीवों के स्पेसीज को बचाना है और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल बनाए रखना है, सस्टेनेबल अर्थ जब होगा तभी हम बचेंगे। और सामूहिक रूप से समाज के सभी लोगों तक हमें इस बात को पहुंचाना होगा, हमें समझना होगा। और अभी भी हमारे आपस के बीच इतना संवाद बचा है कि हम ये बात कर सकें। देर ज़रूर हुई है, लेकिन हम अभी भी इसे करने के लिए सक्षम हैं। भाई साहब, पॉडकास्ट में भागीदारी के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय खंड भारत।